हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं आरबीआई इन न्यूज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरबीआई रिलेटेड सारी न्यूज़ जो कि लास्ट 6 मंथ्स में हुई है, जो आपके अपकमिंग मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था, प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं सीधा पार्ट 2 को और चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी यहाँ पे डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि के बारे में, जो कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा डैशबोर्ड आरबीआई ने लॉन्च किया है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। रीजन याद रखना, ये डैशबोर्ड जो लॉन्च किया है, ये किस लिए लॉन्च किया है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को देख सके, ट्रैक कर सके कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। तो देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक सा मतलब है कि हर व्यक्ति को बैंक की बेसिक सुविधा मिले। ठीक है, उसके पास अपना बैंक अकाउंट हो, उसको पास एटीएम हो, उसके पास कैश डिपॉजिट करने की सुविधा हो। तो ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हर व्यक्ति को बैंक के साथ जोड़ना, ये होता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हम कितने ट्रैक पे हैं, कितने लोगों को हमने बैंक के साथ जोड़ा हुआ है, कितने अभी तक बैंक से वंचित रह गए हैं, ठीक है, किन लोगों को अभी बैंक की सुविधा नहीं मिली है, वो सब कहाँ ट्रैक होगा, इस अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड में। ठीक है, और इसको ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने 2021 में एक इंडेक्स भी लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, जो ये इंडेक्स है, इसका स्कोर आता है 0 से लेके 100 तक के, ठीक, बीच में। मतलब 0 से 100, अगर 0 होगा तो मतलब किसी के पास भी बैंक की सुविधा नहीं है, और अगर जिस दिन 100 आ गया, उस दिन क्या मतलब होगा कि इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको बैंक की सुविधा मिल रही है। तो स्कोर जो है वो 0 से 100 के बीच में होता है। पर इस स्कोर को मेजर करने के 3 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, 3 पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, देखो। एक्सेस, एक्सेस मतलब कि बैंक कितने लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, कितने लोग एक्सेस कर पा रहे हैं बैंक का। तो उसकी वेटेज कितनी है, 35%। अब जितने लोग एक्सेस कर रहे हैं बैंक को, उसमें से प्रॉपरली यूज कितने कर रहे हैं, तो उसकी वेटेज कितनी है, 45%। और जो बैंक है वो कैसी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस क्वालिटी के कितने 20%। तो देखो 35, 45, 20, ये हो गया 100%। तो यहां से आपका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, उसका स्कोर निकलता है इन 3 पैरामीटर से, एक्सेस से, यूसेज से और क्वालिटी से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपका अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, जो कि किस लिए बनाया गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ट्रैक करने के लिए। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ट्रैक करने के लिए एक और चीज बनाई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और ये लॉन्च कब हुआ था, 2021 में। और इसके कितने पैरामीटर है, टोटल 3 पैरामीटर है, एक्सेस, वेटेज, सॉरी, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग पीएसएल टारगेट्स फॉर यूसीबी। तो यहाँ पे यूसीबी की फुल फॉर्म क्या है, आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, और देखो, जो पीएसएल है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अलग से वीडियो बना रखी है हमने, आप बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो देखो, पीएसएल होता क्या, आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब यहाँ पे है क्या बात, देखो, ये जो कैलकुलेट करते हैं हम बेसिकली दो चीजों पे करते हैं। एक होता है आपका एएनबीसी, एक होता है सीईओबीई। ठीक है, तो एएनबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और सीईओबीई की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, तो देखो, ये दोनों चीज होती क्या है, ये अभी समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूं। तो देखो, जो बैंक है हमारे, चाहे कमर्शियल बैंक हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, फिर आपके फाइनेंस बैंक हो गए, पेमेंट बैंक हो गए, यूसीबी होगी, जो भी बैंक्स है, इनका मेन एम क्या होता है, इनके एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स मतलब जिनसे इनको फायदा होता है, वो क्या होते हैं, इनके लोन्स। ठीक है, तो देखो, अगर आरबीआई इनको कुछ बोलेगा नहीं ना, तो ये क्या करेंगे, लोन्स देंगे बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को। आम जनता को लोन मिलेंगे नहीं, क्योंकि देखो, जो बड़े बिजनेसमैन है, बड़ी कंपनीज है, उधर से प्रॉफिट इनको ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये गरीब लोगों को लोन्स मिलेंगे नहीं। तो आरबीआई क्या बोलता है, आप एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी लोन्स कर रहे हो, उसका कुछ परसेंट लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर काफी ज्यादा फील्ड्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गया, वीकर सेक्शन हो गया। ठीक है, ये सारी बहुत सारी फील्ड्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, आपको उसमें उस कैटेगरी में लोन देना ही पड़ेगा। ठीक है, जितने भी लोन आप एक फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो, उसका कुछ वेटेज आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर लाया गया, तब इनको टारगेट दिया गया कि 2022-23 तक इनको 60% जो भी लोन कर रहे हैं उसका 60% कहाँ करना है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर करना है। पर इनसे ये चीज नहीं हुई, तो आरबीआई ने ये चीज एक्सटेंड कर दी है फॉर 2 years मोर। ठीक है, 2 साल और एक्सटेंड कर दी है। अब देखो, 2024 तक इनको 60% करना है, और 2026 तक कितना करना है, 75%। मतलब जितने भी लोन कर रहे हैं उसका 75% इनको कहाँ करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपने पूरी डिटेल में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को समझना है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा आरबीआई इश्यूज फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स। तो यहाँ पे देखिए, दो चीजें हैं।
एक होती है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, एक होता है टेक्निकल राइट ऑफ। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, आप एक बैंक को समझो, ठीक है, और आपने एक व्यक्ति को लोन दिया, फिर जिस दिन उसकी ड्यू डेट होगी किस्त देने की और उस दिन उसने लोन नहीं चुकाया, ठीक है, तो उसके अगले 90 दिन तक आप वेट करोगे, और 90 दिन तक अगर आप उसने नहीं दिया तो आप उस लोन को क्या कैटेगराइज कर देते हो, एनपीए कैटेगराइज कर देते हो। ठीक है, फिर जो ये एनपीए होता है ये आपकी जो बैलेंस शीट है उसको खराब कर रहा होता है। तो आप अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि आपको एक हमने अपॉर्चुनिटी दी है, वो क्या है कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कीजिए और जो ऐसे एनपीए लोन्स है ना उनको आप वन टाइम सेटल कर दीजिए, वन टाइम सेटल कर दीजिए। ठीक है, मतलब अब इसमें होगा क्या, देखो वन टाइम सेटलमेंट में क्या होगा, समझ लो एक पर्सन है ए और इसका 2 लाख रुपया एनपीए है। ठीक है, तो बैंक की तरफ से क्या है, देखो कि ये 2 लाख रुपए आने की उम्मीद बहुत ही कम है। ठीक है, ये नहीं आएगा, एनपीए हो गया है। तो बैंक क्या बोलेगा, देखो यार 2 लाख तो नहीं आ रहा, चलो कुछ पैसे ही आ जाए, हमारा पूरा 2 लाख का नुकसान ना हो, थोड़ा कम हो जाए। तो बैंक क्या बोलेगा, वन टाइम सेटलमेंट के अंदर क्या ऑफर दिया इनको कि बैंक ए से नेगोशिएट करे और इस 2 लाख की जगह 1 लाख में चाहे इसको बंद कर दे, पर इससे कुछ पैसे ले और इसको वन टाइम सेटल कर दे। ठीक है, तो जो वन टाइम सेटलमेंट की पेमेंट होगी वो जो उसका पेंडिंग अमाउंट होगा उससे कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आप क्या कर रहे हो, कस्टमर के साथ बार्गेनिंग कर रहे हो कि भाई देख 2 लाख में नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, कितने भी दे और इसको हम बंद ही कर देंगे। ठीक है, इस लोन को बंद ही कर देंगे। तो ये होता है वन टाइम सेटलमेंट। दूसरा है टेक्निकल राइट ऑफ। टेक्निकल राइट ऑफ में क्या होगा, देखो टेक्निकल राइट ऑफ में बेसिकली होता क्या है, इसमें आप लोन बंद नहीं कर रहे हो जैसे वन टाइम सेटलमेंट में बंद किया, इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, जो एनपीए लोन है उसको आप अपनी बैलेंस शीट से हटा देते हो, उसको आप अपनी बैलेंस शीट या जो बैंक रिकॉर्ड है उसमें से हटा देते हो। ठीक है, ताकि आपका बैंक रिकॉर्ड जो है वो खराब ना हो, बस उसको आप बैंक रिकॉर्ड से निकाल के साइड में कर देते हो, पर उसमें आप कोशिश करते रहोगे पेमेंट्स की। ठीक है, मतलब ये जो लोन होगा जो हम राइट ऑफ करेंगे ये बंद नहीं होता है, ये बेसिकली क्या होता है आपके रिकॉर्ड से हटा देते हैं, पर इसमें पेमेंट आने की गुंजाइश रखी रहती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। तो आरबीआई ने इस पे क्या बोला है कि देखो अगर आप चाहे वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हो, टेक्निकल राइट ऑफ कर रहे हो, तो जिस कस्टमर के साथ ये कर रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि उस कस्टमर को दोबारा लोन नहीं मिलेगा, उस कस्टमर को दोबारा लोन भी दे सकते हो आप, बेशक कंडीशन क्या है कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए। और ये कूलिंग पीरियड कैसे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, जो आपके बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करेंगे कूलिंग पीरियड जो है वो कितने टेन्योर का होगा। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन दी है कि अगर जो लोन है वो है फार्म क्रेडिट के बेस पे, ठीक है, जो फार्म क्रेडिट देते हो आप केसीसी वगैरह, उसके बेस पे कोई लोन है और वो आपने ओटीएस किया है, वन टाइम सेटल किया है, टेक्निकल राइट ऑफ किया है, तो उस कस्टमर के लिए आपको मिनिमम कूलिंग पीरियड कितना टाइम का देना पड़ेगा, 12 मंथ्स का देना पड़ेगा। बाकी केसों में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसाइड कीजिए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ऐसा नहीं है हर कोई चोर होता है, कभी कभी नीयत साफ भी होती है लोगों की। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2019 में क्या हुआ, हमारे बैंक से एक व्यक्ति ने लोन लिया था एसबीआई से, उसने लोन लिया था स्कूल यूनिफॉर्म्स की, उसने मतलब स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग की उसने एक छोटा सा अपनी फैक्ट्री सी खोली उसने। ठीक है, 2019 में, और उसने लोन लिया हमारे बैंक से, ठीक है, मुद्रा लोन। अब क्या हुआ, 2020 में आ गया कोरोना और स्कूल हो गए बंद सारे, तो कोई बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म खरीद ही नहीं रहा। ठीक है, फिर 2021 में लॉकडाउन तो खुल गया पर स्कूल फिर भी बंद रहे, तो 2 साल उससे इससे किसी ने स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी नहीं, तो उल्टा वो बेचारे को लॉस हो गया, तो वो एनपीए कस्टमर हो गया था। ठीक है, तो उसका हमने किया था वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है वो व्यक्ति गलत था, किस्मत खराब थी उसकी, तो ऐसा केस भी होता है। इसलिए आरबीआई कह रहा है कि आप सबको मना नहीं करोगे अब कि जिसका आपने वन टाइम सेटल किया या टेक्निकल राइट ऑफ किया, ऐसा नहीं है उस व्यक्ति को दोबारा लोन नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, पर डिपेंड क्या करेगा, कूलिंग पीरियड के ऊपर। और ये कहां से डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। पर यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है कि अगर फार्म क्रेडिट है जैसे केसीसी होते हैं आपके, ठीक है, वो हैं, तो उसके लिए कूलिंग पीरियड कितना है, मिनिमम 12 मंथ्स का। तो ये 12 मंथ्स इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑन डीएलजी एफएलडीजी इन डिजिटल लैंडिंग। तो देखो यहाँ पे डीएलजी और एफएलडीजी की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं पर मतलब दोनों का सेम है। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं, डीएलजी एफएलडीजी है क्या। डीएलजी होता है आपका डिफॉल्ट लॉस गारंटी और एफएलडीजी की फुल फॉर्म है फर्स्ट लॉस्ट डिफॉल्ट गारंटी। अब देखो यहाँ पे है क्या बात, यहाँ पे बात इतनी सी है कि बैंक को एक चीज समझ आ गई अब कि जो बैंक है उनकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रही है कम। ठीक है, क्योंकि देखो जो कस्टमर है अब वो ज्यादातर फिनटेक कंपनीज के तरफ जा रहे हैं। देखो आप अपने फोन में चेक कर लेना, आपके अपने बैंक की ऐप हो ना या ना हो, पर आपके पास फोन पे या गूगल पे या पेटीएम जरूर होगा। ठीक है, अपने फोन जो आपका बैंक है उसकी बेसिक जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग की ऐप होगी वो बेशक नहीं होगी, बहुतों के फोनों में नहीं होती, पर सबके फोन में आजकल गूगल पे या फोन पे या पेटीएम जरूर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज बैंक को भी समझ आ रही है कि जो कस्टमर्स की इंटरेक्शन है वो इन
फिनटेक्स कंपनीज के साथ ज्यादा हो रही है। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक हायर कर रहा है एलएसपीज, इन फिनटेक कंपनी को हायर कर रहा है, और जिसको क्या बोला जा रहा है, एलएसपी, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। और बैंक क्या बोल रहा है कि आपकी देखो, आपकी कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, तो आप ना हमारी तरफ से लोन का प्रचार करो। देखना आपको भी गूगल पे या फोन पे कहीं ना कहीं ऑफर आया होगा कि 3 क्लिक कीजिए और 5 लाख का लोन मिल जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है, वो बैंक ने इनके साथ टाई अप कर रखा है और वो प्रचार कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कोई ये एलएसपीज जो लोन का प्रचार कर रहे हैं और कोई पर्सन इनके थ्रू लोन लेता है एलएसपी के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, बैंक को तो ग्रोथ हो रही है क्योंकि लोन आखिरी में दे कौन रहा है, बैंक ही दे रहा है, ठीक है, पर एलएसपी को भी यहाँ पे कमीशन मिल जा रही है, इतनी सी बात है, ठीक है। पर यहाँ पे होता क्या, अगर बाय चांस ये पर्सन जो है ये अगर डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है, ये एनपीए हो जाए, इसका लोन एनपी हो जाए, तो नुकसान पूरा किसका होता है, नुकसान पूरा होता है बैंक का, क्योंकि लोन किसने दिया था, बैंक ने। तो अब आरबीआई बोल रहा है कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, ये जो एलएसपी है इसकी भी क्रेडिबिलिटी बनती है, इसकी भी लायबिलिटी बनती है इस लोनों में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक एलएसपी प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी लोन हो रहे हैं उसका 5%, ठीक है, जितने भी लोन हो रहे हैं इस एलएसपी प्लेटफॉर्म के थ्रू, और वो अगर एनपीए होते हैं तो जितने लोन एनपीए होंगे उसका 5% किसको देना पड़ेगा, इस एलएसपी को देना पड़ेगा, ठीक है। और ये एलएसपी को क्या करना पड़ेगा, एज अ गिरवी रखना पड़ेगा। डीएलजी का फुल फॉर्म क्या है, डिफॉल्ट लॉस गारंटी। तो मतलब ये 5% जो है ये एज अ डिफॉल्ट लॉस गारंटी रखना पड़ेगा किस बैंक के पास, जिस बैंक ने लोन दिया है, ठीक है। तो यह कैसे गिरवी रख सकते हैं, इसके 3 मेथड है। या तो ये एलएसपी वो 5% सीधा इस बैंक में डिपॉजिट कर दे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, क्या पता है इस एलएसपी का अपना अकाउंट किसी और बैंक में होगा, तो क्या करेगा, ये अपने बैंक में जाएगा और अपने अकाउंट में उस अमाउंट की एफडी बनाएगा और उस एफडी को लीन करवाएगा इस बैंक के नाम पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये। और तीसरा ऑप्शन क्या है, बैंक गारंटी करवाएगा इन फेवर ऑफ दिस बैंक जो लोन दे रहा है इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अब यहाँ पे मेन बात समझने वाली क्या है, एक तो फुल फॉर्म, डीएलजी की फुल फॉर्म डिफॉल्ट लॉस गारंटी, एफएलडीजी की फुल फॉर्म फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। और अब जो एलएसपी हैं, ठीक है, जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, इनकी लायबिलिटी कितनी बन रही है, 5%, ठीक है। 5% कितना, जितना इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, उसका 5% इनकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। और ये किसको देना पड़ेगा, जिस बैंक ने लोन दिया है। तो ये है आपका डिजिटल लैंडिंग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आरबीआई इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। तो आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे पेनल्टी लगाई है कितने की, 30 लाख की, ठीक है। और किस लिए, क्योंकि इसने केवाईसी नॉर्म्स जो है उसको फॉलो नहीं किया 2016 को। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली कस्टमर आईडी की बात हो रही है। देखो अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी के पास एसबीआई की पासबुक है, ठीक है, एसबीआई की पासबुक है, वो उसको खोल के देखना, यहाँ पे लिखा होता है अकाउंट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है सीआईएफ नंबर। तो ये सीआईएफ नंबर होता है, ये क्या होता है, ये होती है बेसिकली कस्टमर आईडी। तो आरबीआई क्या बोलता है, एक पर्सन की एक कस्टमर आईडी ही होनी चाहिए। देखो आईडी एक ही होती है, अगर आपने समझ लो ये अकाउंट आपने खुलवा लिया, अब आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हो, पीपीएफ अकाउंट, तो देखो कस्टमर आईडी यही रहेगी, अकाउंट नया खुलेगा, ठीक है। कस्टमर आईडी कस्टमर की एक ही होनी चाहिए। पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या कर रहा था, एक कस्टमर की मल्टीपल कस्टमर आईडी बना रहा था। तो देखो कस्टमर आईडी जो केवाईसी से लगते हैं ना हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड, वो इस कस्टमर आईडी में फिल होते हैं। सीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। तो उसमें कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो पहले क्या करते थे लोग कि देखो एक सिर्फ खोल देंगे आपके आधार कार्ड के ऊपर, एक खोल देंगे आपके पैन कार्ड के ऊपर, एक खोल देंगे आपके वोटर कार्ड के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो पर्सन 2-2 लाख रुपए हर में जमा करवाएगा और उस पर टीडीएस कटेगा ही नहीं। बेशक इनकम वो 6 लाख पे ले रहा है, पर काउंट क्या हो रहा है, पर अकाउंट, पर कस्टमर फाइल काउंट कितना हो रहा है, 2 लाख रुपए सिर्फ, ठीक है। देखो 2 लाख इसमें से, 2 लाख इसमें से, 2 लाख इसमें से, पर टोटल देखो इनकम किस पे मिल रही है उसको, 6 लाख पे। तो कायदे से उसका टीडीएस कटना चाहिए था, ठीक है, पर उसने अलग अलग अकाउंट खोल रखे हैं अलग अलग कस्टमर आईडी के नाम से, तो वो इस चीज से टीडीएस से बच जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने ये चीज लाई थी कि भाई एक कस्टमर की एक कस्टमर आईडी होगी, क्योंकि वो मल्टीपल कस्टमर आईडी बनाएगा तो वो टीडीएस से बच जाएगा। तो उस चीज को, लूप होल को बंद करने के लिए आरबीआई ये मैंडेट लेकर आया था कि भाई एक कस्टमर की एक कस्टमर आईडी होनी चाहिए। पर यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्या कर रहा था, मल्टीपल कस्टमर आईडी बना रहा था, तो जो कि इसके नॉर्म्स को वायलेट कर रही थी, और इस पे पेनल्टी कितने की लगी, 30 लाख रुपए की, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई कैंसिल बैंक लाइसेंस। आरबीआई ने 2 बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं कोऑपरेटिव बैंक के। एक है आपका महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, तो ये कहाँ बेस्ड है ये याद रखना जरूरी है, ये धावड़ कर्नाटका में बेस्ड था, ठीक है। और दूसरा कैंसिल किया है अधूर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये कहाँ पे है, अधूर केरला में, ठीक है।
इन दोनों के कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, पर इनको अलाउ किया है कि ये काम कर सकते हैं एज अ एनबीएफसी। इनको एज अ एनबीएफसी काम करने के लिए अलाउ कर रखा है, ठीक है। और ये जो लाइसेंस कैंसिल किया और इनको एनबीएफसी के लिए अलाउ किया, कौन से एक्ट के थ्रू किया है? बीआर एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो ये थी इस पेज की न्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आरबीआई ने लाइसेंस दिया है दो ऑर्गेनाइजेशन को कि वो काम कर सकते हैं एज एन एनबीएफसी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी है? एक है आपकी नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर नाम है आपका। नियो बैंकिंग क्या होती है? देखो, नियो बैंकिंग होता है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी, ये सारा का सारा ऑनलाइन काम करेगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? नियो बैंक बोलते हैं। जिस बैंक की कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती और सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है, उस बैंक को क्या बोलते हैं? नियो बैंक बोलते हैं। तो किसको यहाँ पे लाइसेंस किसको मिला है? जुपिटर को मिला है, ठीक है। और इसको जुपिटर को बनाया किसने था? जितेंद्र गुप्ता ने। ये कहाँ कितने के लोन देगी? ये लोन देगी 50,000 से लेके 1 लाख तक के लोन देगी, और इसको लाइसेंस मिल गया कि ये वर्क कर सकती है एज एन एनबीएफसी, ठीक है। दूसरा है इन प्राइम फिनसर्व। इन प्राइम फिनसर्व, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि देखो, जो एनबीएफसी को लाइसेंस मिलता है, ये कौन से एक्ट के अंदर मिलता है? ये मिलता है आपका आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 आई ए में, ठीक है। तो आई ए इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 45 करोगे तब भी काफी है। मेन है आपका आरबीआई एक्ट 1934। अब यहाँ पे देखो, आरबीआई ने एक और चीज बोल रखी है कि आपको अगर एनबीएफसी लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो आपका नेट ओन फंड जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगर आपने एनबीएफसी में काम करना है एज एन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फैक्टर। फैक्टर हमने कल पढ़ा था अपना, जिसमें हमने टायर वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? जो किसी और के बिहाफ में पेमेंट करता है और बाद में उनसे पेमेंट वापस ले लेता है, ठीक है। तो ये हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था फैक्टर। तो अगर आपको एनबीएफसी काम करना है एज इन 3 सेक्टर में, तो आपकी मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या जरूरी है। एक तो आपका जुपिटर, ठीक है। एक आपका इन प्राइम फिनसर्व, इसका हेडक्वार्टर। फिर ठीक है, नियो बैंक क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो नियो बैंक कौन है? जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, सारा का सारा काम किस में चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है। और ये जुपिटर किसने इंट्रोड्यूस किया था? किसने फाउंड किया था? जितेंद्र गुप्ता जी ने, ठीक है। और अगर आपकी एनबीएफसी है और आप काम करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी या एमआईएफ या फैक्टर की फील्ड में, तो आपका नेट ऑन फंड कितना चाहिए? 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, आरबीआई ने दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एडी कैटेगरी 1 का लाइसेंस दिया है, ठीक है। अब एडी कैटेगरी 1 क्या है? ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1। किस चीज के लिए? फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत दिया है? फेमा एक्ट 1999। अब यहाँ पे देखो, फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि ये फॉरेन रेमिटेंस कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। बाकी देखो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कि ये फॉरेन रेमिटेंस कर पाएंगे, मतलब इंडिया से पैसा बाहर भेज पाएंगे और बाहर से पैसा इंडिया में एक्सेप्ट कर पाएंगे थ्रू देयर ओन ब्रांचेस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखो, इनके हेडक्वार्टर जरूरी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। और इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका हेडक्वार्टर यहाँ से। और किस किस को लाइसेंस मिला है? सिर्फ दो स्मॉल फाइनेंस बैंक को। और कौन सी कैटेगरी का? एडी कैटेगरी 1। एडी क्या है? ऑथराइज डीलर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनहेंसिंग एफिशिएंसी बाय प्रभाव पोर्टल, ठीक है। तो ये प्रभाव पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि आरबीआई ने डायरेक्टली लॉन्च किया है। देखो, अगर आपको आरबीआई से कोई लाइसेंस लेना है, ठीक है, या कोई अप्रूवल लेना है, तो उसकी काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है। वो मेथड ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। और फिर उसको आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार उनको कन्वे करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, कांटेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ प्रोसेस पहुंचा, ठीक है। तो इस चीज को स्मूथ बनाने के लिए आरबीआई ने क्या किया? एक अपना प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया। अब प्रवाह की फुल फॉर्म जरूरी है। पी से आगे आपका प्लेटफॉर्म, आर से आगे रेगुलेटरी, एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन, ठीक है। तो ये है प्रवाह की फुल फॉर्म, ठीक है। अब ये आरबीआई ने लॉन्च क्यों किया है? क्योंकि इसमें आप ट्रैक कर पाओगे, इसमें आप अपनी सारी जो आपका ये जो पोर्टल है ये दिखाएगा आपको कि आपकी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची, अप्रूवल में कितना टाइम लगेगा, सब चीज आप ट्रैक कर पाओगे और सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए ये पोर्टल बनाया गया है ताकि जो वर्क है, ठीक है, वो स्मूथली हो पाए, ठीक है, हैसल फ्री हो सके आपकी सारा काम। तो इसलिए ये प्रवाह पोर्टल बनाया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई। तो ये प्रवाह पोर्टल इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। देखो, आरबीआई रिमूव्स रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम ओपनिंग एफसीए इन आईएफएससी। अब ये एफसीए क्या है? देखो, एफसीए आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। और आईएफएससी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब देखो, पहले क्या होता था, आरबीआई ने मना किया हुआ था कि आप जो है
एफसी अकाउंट तो खुलवा सकते हो पर उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट अर्निंग एफसी अकाउंट नहीं खुलवा सकते आप, ठीक है। तो अब आरबीआई ने वो चीज मना कर दी है। अब आरबीआई बोल रहा है कि आप एफसी अकाउंट खुलवाओ और उस पर इंटरेस्ट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो काउंट किस में होगा? एलआरएस स्कीम में, जो हमने कल पढ़ी थी, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। कब आई थी ये? 2004 में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि आप एफसीए अकाउंट खुलवा सकते हो, फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हो और उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसने एक और रूल इंप्रूव किया है। वो क्या? पहले ये था कि अगर आपका एफसीए अकाउंट है, ठीक है, और उसमें आपके करेंसी पड़ी है, फॉरेन करेंसी, ठीक है, और उसको आपने 15 दिन तक नहीं छुआ, ठीक है, 15 दिन तक उससे आपने छेड़, मतलब 15 दिन छेड़ना मतलब यूज नहीं किया 15 दिन तक, तो वो क्या होगा? वो सारा पैसा आपके डोमेस्टिक अकाउंट में वापस आ जाएगा, ठीक है, डोमेस्टिक अकाउंट में वापस आ जाएगा। पर अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि ये कोई बात नहीं, अगर आप 15 दिन तक उसको नहीं यूज करते हो, कोई नहीं, वो आपके अकाउंट में रहेगा और उस पर आप इंटरेस्ट जनरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर कंडीशन क्या है? ये सब काउंट होगा आपका एलआरआई स्कीम के अंडर, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर, जिसमें आपको क्या कंडीशन बताई थी मैंने? एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? 2,50,000 यूएसडी डॉलर, और इससे ऊपर करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ हमारी आरबीआई इन न्यूज। जल्दी मिलेंगे आपको एक और सीरीज के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।